So hello, hi everyone. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our course in which we are covering Indian economy by संजीव वर्मा. आज के सेशन की गाइस अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, समझने की इसको पूरी कोशिश करेंगे. इसके अलावा क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनको भी यहाँ पर देखेंगे. और साथ में जो यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हमें देखने को मिली, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद येलो, देन आफ्टर जो इतनी रेवोल्यूशंस देखने को मिली रिसेंटली, सैफरन रेवोल्यूशन, तो हम इन सबको भी यहाँ पर कवर करेंगे और साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी यहाँ पर देखेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. आज के सेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन. बिफोर स्टार्टिंग अप विद आवर टुडेज सेशन, देयर इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल. इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ नए बैचेस लेकर के आया है जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे. 2021, 2022 और 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए बैचेस हैं जो कि 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्लीट 1 ईयर का जीएस बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि 1 फरवरी से यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है. प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इसमें आपका सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 ईयर का जीएस बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए. इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रीलिम्स मेंस दोनों का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा. टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और इसमें भी आपकी इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी. ये भी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है. साथ में यहाँ पर कुछ स्पेशल एनसीईआरटी बैचेस भी अनअकैडमी लेकर के आया है जिसमें आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज कराई जाएगी और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ एक्सपर्ट बैचेस भी अनअकैडमी लेकर के आया है 2021 वाले एस्पिरेंट्स के लिए. ये भी 1 मई से शुरू हो रहे हैं. इन बैचेस में आपको बेसिकली वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के लिए. साथ में यहाँ पर आपके मंथली करंट अफेयर्स का कवरेज भी कराया जाएगा. इंग्लिश और बायलैंग्वेज लैंग्वेज में ये रहेंगे बैचेस. साथ में यहाँ पर यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए कुछ वीकेंड बैचेस भी अनअकैडमी लेकर के आया है वर्किंग ऑफिशियल्स के लिए. तो यहाँ पर जो जिन लोगों का काम है ऑफिशियल है, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये बैचेस हैं. इसकी अगर हम बात करें तो आपका 100% सिलेबस कवरेज कराया जाएगा. इसमें वीकेंड में आपकी क्लासेस रहेंगी ताकि आप अपना ऑफिस का वर्क भी साथ साथ लेकर के चलें और अपना क्लासेस भी आप अटेंड कर सके और अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ बूस्ट अप कर सके. तो यहाँ पर काफी हेल्पफुल ये बैचेस रहेंगे. अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान है. बात करें 24 मंथ यानी कि 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान की तो उसके लिए फीस 72,000 रहेगी. और जब आप यूज करेंगे रैंक 10 हमारा रेफरल कोड, तो यहाँ पर आपको 7200 दैट इज 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको जो अमाउंट अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा वो रहेगा 64,800 रुपीज. तो प्लीज जाइए, जाकर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. देखते हैं चैप्टर नंबर 6 को, जिसमें फिलहाल हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर बात करें तो कल जो हमारा सेशन था जिसके अंदर हम बेसिकली सोशल सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे. सो इन दैट सेशन वी हैव डिस्कस्ड कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या कहीं जो हमारी पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है वो कितनी है, वो तकरीबन 60% की आ जाती है. ठीक है, 60% की आबादी जो है हमारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली या कहीं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है. और अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये सब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि भाई पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंस है वो काफी बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कैसे? अब देखिए, आप लोग गाड़ी के बिना रह लेंगे, आप लोग बिजली के बिना रह लेंगे, आप लोग यहाँ पर बेसिकली कहीं ना कहीं प्रॉपर बाकी सब चीजों के बिना, जो अननेसेसरी आइटम्स हैं, सेकेंडरी चीजें हैं, उनके बिना आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना रह सकते हैं. बट क्या आप खाने के बिना रह सकते हैं? नहीं ना. तो इसीलिए कहीं ना कहीं फूड, वाटर, ये जो है बेसिक नेसेसिटीज में जो हमारी आती हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. और एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं हमें यही चीज प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है. तो जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड कराने में एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देखिए, अगर हमारा नेशन, जैसे कि हमने अर्लियर इंडिपेंडेंस टाइम में देखा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस जब देश आजाद ही हुआ था तो कितनी ज्यादा
वल्नरेबिलिटी थी हमारे यहाँ। कल मैंने आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया था ना कि कितनी ज्यादा दिक्कतें थी, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, तब जाकर के आज की डेट में हम एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट है फूड सिक्योरिटी को लेकर के, और साथ में हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनिशियली वी यूज्ड टू इंपोर्ट द फूड ग्रेन्स। पहले हमारे यहाँ पर जो दाल चावल है वो भी कहाँ से आता था, वो भी जो है बेसिकली यूएसए से आता था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आज की बात करें तो आज की डेट में वी आर एक्सपोर्टिंग देम, ठीक है, हम इतने ज्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या हमारी लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज है, उसके लिए जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर अगर आप देखें, ईच एंड एवरी कंट्री वुड लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट। अब आप देखिए कोई ऐसी कंट्री हो जिसके पास फूड ग्रेन्स ना हो खाने को, पल्सेस ना हो उसके पास, शुगर ना हो, एडिबल ऑयल्स ना हो, प्रॉपर मिल्क ना हो उसके यहाँ, फ्रूट्स ना हो, वेजिटेबल्स ना हो, तो उसको कितनी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी अपनी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी। अगर किसी कंपनी में मान लीजिए कार नहीं बन रही, ठीक है, तो वो साथ वाली कंट्री से कार मंगा सकता है। हालांकि मंगा तो वो फूड ग्रेन भी यहां पर सकता है, बट क्या है कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये डिपेंडेंसी देखिए कहीं ना कहीं गलत भी रहती है। तो डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं यही डिपेंडेंसी हमें क्या बना देती है, वल्नरेबल भी हमें बना देती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया आज की डेट में जो सेल्फ सफिशिएंट है वो किस वजह से है कि भाई हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस करा, जिस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा फूड सिक्योरिटी आज की डेट में हमें देखने को मिलती है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप बात करें इंडिया की, तो एग्रीकल्चर ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं किससे, पॉवर्टी से, और यही जो है एक दिक्कत भी कहीं ना कहीं आ जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इंडिया के अंदर तकरीबन 6 लाख विलेजेस हैं, और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें इतने सारे विलेजेस हो, ठीक है। इतने ज्यादा विलेजेस हैं इंडिया के अंदर, तकरीबन हमारी जो 60% आबादी है, 60 से 70% आबादी वो कहाँ रहती है हमारी, वो बेसिकली रहती है हमारी रूरल एरियाज के अंदर, गांव देहात के एरियाज के अंदर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाता है ना, वो बेसिकली उसके अंदर कुछ चीजें हमें खराब भी देखने को मिलती है, जैसे कि कहीं ना कहीं आज भी हम ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर ही कहीं ना कहीं डिपेंड है। चाहे आप यहाँ पर हार्वेस्टिंग को देख लीजिए, चाहे सोइंग के टाइम पर देख लीजिए, सो वी आर स्टिल यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। हालांकि चीजें अब थोड़ी सी इंप्रूव करी जा रही हैं, बट स्टिल वी आर ऑन द ट्रेडिशनल मेथड्स ओनली। और कहीं ना कहीं फार्मर्स छोटे हैं, तो उनका जो बेसिकली एक मेन एम रहता है वो सब्सिस्टेंस के ऊपर ही रहता है कि भाई जैसे कैसे करके मेरा गुजारा हो जाए पूरा, ठीक है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर रेन के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मानसून के ऊपर एग्रीकल्चर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से ये हमें क्या कर देते हैं, मानसून के ऊपर डिपेंड करने पर मजबूर कर देते हैं। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम लोग जो है बेसिकली फूड ग्रेड ओरिएंटेड जो है एग्रीकल्चर करते हैं। स्टेपल फूड जो हो गया हमारा, आप सबको पता है कि भाई इंडिया में वीट और यहाँ पर जो राइस है, इनको लेकर के ही ज्यादा फोकस करा जाता है। हालांकि अब जाकर के थोड़ा सा पल्सेस वगैरह की तरफ और बाकी ऑयल्स वगैरह, ऑयल सीड्स वगैरह की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इन सब के लिए भी बाकायदा रेवोल्यूशन आए, तब जाकर के चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं जो ये डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये कहीं ना कहीं लैक करता है इंडिया के अंदर। और साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन भी लैक करता है। हमारे यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कम है, तो ये सब कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, या कहें आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की पहचान है, ठीक है। कभी भी नाम आता है, कोई आपसे पूछे कि भाई इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बारे में 5 चीज बताओ, आप क्या बताओगे? सबसे पहली चीज आप यही बताओगे कि कहीं ना कहीं हम लोग पुराने मेथड्स यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज आप क्या कहोगे, हम रेन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज काफी ज्यादा कम है। दूसरा आप क्या कहोगे कि भाई हमारे यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है ज्यादा, वीट राइस इन सब के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। और चौथी चीज आप क्या बताओगे कि भाई जो हमारे फार्मर्स हैं वो छोटे हैं, मार्जिनल हैं, और वो सब्सिस्टेंस के ऊपर ही, अपने गुजारे लायक खेती के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड बाकी चीज आप क्या कहोगे कि भाई कमर्शियलाइजेशन की कमी है। तो ये सब चीजें कहीं ना हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की खासियत भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और कहीं ना कहीं उसके बेसिकली ड्रॉबैक्स भी यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना काफी ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा इजी है कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। खामियां भी कहीं ना कहीं वही हैं जिनको हम एज अ कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर देखते हैं।
और आप अगर एक हिसाब लगा करके चलें तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर 100 में से 80% फार्मर्स ऐसे हैं जो कि लैंडलेस हैं, स्मॉल हैं, मार्जिनल हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% फार्मर्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली बड़े फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स हैं। तो जो ये 80% वाली कैटेगरी है ना, यही लोग जो है कहां ले जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, पॉवर्टी की तरफ ले जाती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा किसान आज की डेट में जो है तरक्की नहीं कर पाता। भले ही सरकार इतने सारे इनिशिएटिव्स लेकर के आती है, चाहे यहाँ पर आप इतनी सारी स्कीम्स देख लीजिए, तो बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वो विशेष सर्कल में फंस जाता है डेट के, वो इसी का एक मेन रीजन है कि भाई छोटी छोटी उसके पास खेती है, तो वो अपने कंजम्पशन लायक ही यहाँ पर क्या करता है, खेती करता है और डाइवर्सिफाई नहीं करता क्रॉप्स को। देखिए क्या है, फार्मर्स के अंदर एक बात है क्या, अब देखिए फार्मर ने क्या करा, व्हीट और राइस उगाया, ठीक है, उसे पता है कि गेहूं चावल मेरा बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है, बट कल को अगर वो कुछ और डाइवर्सिफाई करने की सोचता है, छोटे फार्मर की बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा उसके माइंडसेट से सोचिएगा, तो छोटा फार्मर डाइवर्सिफिकेशन करने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब आप इसको छोटे बिजनेस और बड़े बिजनेस से कंपेयर कर लीजिए, जिसका जितना बड़ा बिजनेस होगा वो उतना ज्यादा रिस्क ले सकता है, ठीक है ना। अगर आपने स्कैम 1992 देखा हो तो उसमें बेसिकली हर्षद मेहता क्या कहता है कि इश्क है, सॉरी रिस्क है तो इश्क है बिजनेस के अंदर, ये चीज बोलता है। क्यों बोल रहा है वो ये चीज, क्योंकि वो बड़ा व्यापारी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यापारी रिस्क लेने को तैयार रहता है, वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में चलता है। बट क्या छोटा व्यापारी ये काम करने के हिसाब में रहता है? नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर वो यहाँ पर रिस्क लेता है और वो फेल हो गया तो कहीं ना कहीं वो अपने आप के उसकी एक सब्सिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। तो यही चीज हमें कहीं ना कहीं फार्मिंग सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलती है। तो जो हमारा 80% फार्मर यहाँ पर मार्जिनल है, स्मॉल है, लैंडलेस है, वो क्या करता है, ज्यादा ध्यान उसका व्हीट और राइस की तरफ ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये मेरा बिकेगा ही बिकेगा एट दी एंड, इसकी सबको जरूरत है। और वो जो है डाइवर्सिफाई करने में अपना ध्यान कम लगाता है, रिस्क जो है यहाँ पर कम लेता है। और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे अगर यहाँ पर आप बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है वो ये है कि भाई मनी लेंडर्स के ऊपर ना काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है फार्मर्स की। देखिए सरकार काफी सारी योजनाएं लाती है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें बैंकों की तरफ से सरकार लोन देने की बात करती है, लोन माफ करने की बात करती है। बट कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली जाकर के वो कुछ जो है या तो इलेक्शन के टाइम की बातें रह जाती हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ना उनका फायदा सॉरी उनका फायदा नहीं पहुंच पाता। चाहे आप लोन माफी की बात कर लीजिए, ठीक है, या आप यहाँ पर बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात कर लीजिए। कहीं ना कहीं हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वो बिना किसी सिक्योरिटी के बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्या नाम है, अभी विजय माल्या देख लीजिए, नीरव मोदी देख लीजिए, ये सब एग्जांपल्स है, बिना सिक्योरिटी के इन लोगों को इतने बड़े बड़े लोन्स प्रोवाइड करा दिए, भाग गए। बट कहीं ना कहीं जब फार्मर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है तो 50,000 का लोन देने में भी फार्मर के चप्पल घिस जाती है। अगर आपको मैं सच में बात बताऊं, प्रैक्टिकल बात अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो देखिए ये चीज भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं फार्मर्स को क्या करती है, फिर इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ले जाती है, मनी लेंडर्स की तरफ ले जाती है। तो यहां पर आप दो चीज समझने की कोशिश करिए, इनफॉर्मल सेक्टर का इतना ज्यादा रोल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्यों आ जाता है, क्यों फार्मर्स को यहाँ पर फार्मर्स हमें वल्नरेबल देखने को मिलता है, क्यों उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो दो चीजें हैं, एक तो फाइनेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता फार्मर को, जिस वजह से वो मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाती है कि पोस्ट हार्वेस्ट जब उसकी यहाँ पर गेहूं फसल कट जाती है, तो जब उसको वो बेचने जाता है तो उसको प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं देखने को मिलती, जिस वजह से जो बिचौलिए होते हैं, मिडलमैन होते हैं, वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं चाहे फाइनेंस का सेक्टर हो या मार्केटिंग का सेक्टर हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का ही फेलियर है, ठीक है। तो यहां पर यह कहना काफी ज्यादा उचित रहेगा कि देखिए हमारी सरकारों ने, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अगर हम बात करें तो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट होने के लिए कहीं ना कहीं छोड़ रखा है, चाहे आज की गवर्नमेंट हो या पहले की गवर्नमेंट हो। हालांकि आज के टाइम पर कुछ चीजें करी जा रही हैं, बेटरमेंट को लेकर के काम करे जा रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सम डिस्प्यूट्स जिनको अब सुलझाने की भी बातें हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं आज भी हमारा जो फार्मर है वो वल्नरेबल है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको ये सब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ कमेंट्स देख लेते हैं आपके, फिर आगे चलेंगे, आगे की तरफ लेकर के आगे की बात करेंगे। कमेंट यहाँ पर है, मेन प्रॉब्लम इज फार्मर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजीज इन द एग्रीकल्चर। देखिए स्वाति, एक तो अवेयरनेस की बात भी हो जाती है और एक हो जाती है क्या, खर्चे की बात।
अब देखिए एक फार्मर है जिसके पास है बहुत बड़ी जमीन, ठीक है, तो वो अपनी बड़ी जमीन के अंदर अगर ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकता है तो ट्रैक्टर चलाएगा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करेगा वो उसकी। बट जो फार्मर मार्जिनल है, छोटा किसान है, वो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी जमीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरे आउटपुट नहीं है इतना, मैं यहाँ पर इनपुट तो इतना डाल रहा हूं, खर्चे तो इतने कर दूंगा, बट मेरी इनकम नहीं हो पाएगी उस वजह से। तो टेक्नोलॉजी के पीछे अवेयरनेस तो है ही है, बट दूसरी चीज जो आ जाती है वो मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं कि भाई अफोर्डेबिलिटी का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आप इससे बिजनेस से ही एग्जांपल ले लीजिए, जो बड़ा बिजनेस होगा वहां पर आपको बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलेंगी और बड़े बड़े और काफी सारे एम्प्लॉयज भी देखने को मिलेंगे। क्या छोटे बिजनेस में एम्प्लॉय होते हैं? नहीं। कोई छोटा दुकानदार है या किसी की छोटी कंपनी ही है, तो वो अपने यहाँ पर मशीनरी भी थोड़ी सी पुरानी रखेगा, ठीक है, मॉडर्न मशीनरी नहीं रखेगा, बिल्कुल जर्मन टाइप मशीनरी नहीं रखेगा, वो हिंदुस्तानी मशीनरी रखेगा, जुगाड़ वाली। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसके यहाँ पर लोग भी कम होंगे। तो यही फार्मर के केस में भी है। अब ऐसा नहीं है कि फार्मर्स को अवेयरनेस भी है कहीं जगह पर, बट कहीं ना कहीं फार्मर्स को अफोर्डेबिलिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो देयर आर बोथ द पॉइंट्स, अफोर्डेबिलिटी एज वेल एज अवेयरनेस, दीज आर द टू पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात कर देते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल फार्मर हैज लैक ऑफ रिसोर्सेज टू टेक अ रिस्क, तो वही चीज है, उसकी बेसिकली सब्सिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना कि भाई मान लो अगर उसने, देखिए क्या है, मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो रियलिटी के अंदर आप यहां पर एक चीज समझिए। मान लीजिए ये फार्मर है हमारा, अब ये फार्मर ने क्या करा यहां पर, इस टाइम पर इसने जो है खेती करी, ठीक है, सोइंग करी। अब सोइंग के बाद कहीं ना कहीं इसके बीच में जो ये 4-5 महीने हैं ये खाली है, ठीक है, हालांकि पानी वगैरह लगाना बाकी सब चीजें हैं। और जब यहाँ पर बेसिकली हार्वेस्ट का टाइम आता है, इसने काटी चीजें, अपनी क्रॉप्स काटी, अब ये मार्केट के अंदर इसे बेचने गया, तो यहाँ पर फार्मर को औने पौने दाम में क्यों बेचना पड़ता है? क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर अगले सीजन की भी तैयारी करनी है, और अगले सीजन की तैयारी के लिए वो कैसे करेगा जब तक उसके पास फंड नहीं आएंगे। अब आप बिजनेस का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपकी शॉप ही है तो क्या आप अपनी शॉप के अंदर माल भरते जाएंगे? नहीं ना। जब तक आपकी सेल नहीं होगी प्रॉपर, आपके हाथ में कैश इन हैंड नहीं आएगा, तब तक आप कैसे काम करेंगे? तो यही चीज फार्मर्स के साथ भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जिस वजह से फार्मर्स जो है एक्सप्लॉइट होने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी मजबूरियां काफी ज्यादा यहां पर हो जाती है। ओके, यहाँ पर कमेंट आया है, सर दे कैन टेक लोन इफ दे फॉर इनपुट इफ दे फील इट्स इंपॉर्टेंट। सी स्वाति, दैट्स व्हाट आई हैड टोल्ड। कहीं ना कहीं फाइनेंस की ही तो दिक्कत है ना, फार्मर्स को फाइनेंस की ही दिक्कत हो जाती है कहीं ना कहीं। लोन वो ले सकते हैं, बट आप एक चीज बताइए, जो फार्मर जिसको पता है कि अगर मैं यहाँ पर खेती करूंगा, अपनी जमीन के ऊपर खेती करूंगा और मेरे को यहाँ से जो आउटपुट निकल करके आएगा वो मान लीजिए कितना निकल करके आएगा, 200 किलो निकल करके आएगा। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, एक स्मॉल फार्मर है, छोटा फार्मर है, हालांकि मेरे को पूरा तो नहीं ध्यान पता कि भाई एक एकड़ में कितनी ज्यादा खेती होती है, कितना आउटपुट निकल करके आता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें ना, तो क्या जरूरी है पता है क्या? कोऑपरेटिव्स बनाए जाए जहां पर 10-15 फार्मर इकट्ठे हो जाए। कई एग्जांपल्स भी हैं कई जगह पर, उन्होंने क्या करा, 10-15 फार्मर इकट्ठे हो गए, मिल करके 10-15 ने एक ट्रैक्टर ले लिया और वो ट्रैक्टर को बारी बारी से सबने यूज करा। स्मॉल फार्मर्स की बात करूं तो उन्हें फायदा हुआ। तो ये काम करे जाए तो फायदा होगा, बट कहीं ना कहीं अकेला एक फार्मर, मार्जिनल फार्मर अफोर्ड रियलिटी के अंदर बिल्कुल भी यहां पर नहीं कर सकता चीजों को। ओके, यस देयर आर फैसिलिटीज, बट कहीं ना कहीं यहां पर वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, एंड दैट्स द प्रैक्टिकलिटी, दैट्स द ट्रुथ बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप समझें, बेसिकली जो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज है, मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज जो हमारे को देखने को मिलते हैं वो क्या है? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। अब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि देखिए खेती, एग्रीकल्चर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सीजनल ऑक्यूपेशन है, 12 महीने खेती काम नहीं देता, जिस वजह से क्या होता है, फार्मर्स को क्या करना पड़ता है कि भाई और ऑप्शंस तलाशने पड़ते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये भी आपको समझने की जरूरत है। अब आप यहां पर एक एग्जांपल लीजिए हरियाणा का, पंजाब का आप एग्जांपल ले लीजिए। यहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। हरियाणा का आप एग्जांपल ले लीजिए, पानीपत, सोनीपत, यहां पर इंडस्ट्रीज आपको बहुत तेजी के साथ दिखेंगी, काफी सारी इंडस्ट्रीज है वहां पर। इसके अलावा पंजाब का एग्जांपल ले लीजिए, पंजाब में लुधियाना का आप एग्जांपल ले लीजिए। तो इन शहरों ने, इन स्टेट्स ने अपने आप को एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है इंडस्ट्रियली भी डेवलप करा, और यही चीज हमें यूपी में देखने को नहीं मिलती कहीं ना कहीं, जिस वजह से यूपी का किसान जो है गरीब हो जाता है बेचारा एट दी एंड। तो यहां पर जब हम लोग हरियाणा, पंजाब की बात करते हैं कि वहां पर खेती को लेकर के प्रॉस्पेरिटी है,
सो देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दैट। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि दैट दे हैव द लैंड होल्डिंग्स, उनके पास बड़े बड़े जमीनें हैं कहीं ना कहीं, पहला रीजन तो ये आ जाता है। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या आ जाता है कि उन लोगों के पास और ऑप्शंस भी हैं। अब मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में 12 महीने यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है, 12 महीने एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो क्या होगा उस बीच, जब फार्मर्स के पास ज्यादा काम नहीं होगा तो दे कैन मूव टू द फैक्ट्रीज, दे कैन वर्क देयर, दे कैन मेक देयर फैमिली टू वर्क देयर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम आती है। तो यही चीज हमें कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब की प्रॉस्पेरिटी के पीछे देखने को मिलती है। तो हरियाणा में बहुत सारी पानीपत, सोनीपत लाइन से ये पूरे के पूरे शहर हैं, सब क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटी बड़ी एमएसएमई हमें देखने को मिलेंगी ही। इसके अलावा पंजाब का भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जलंधर, लुधियाना, यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट है चीजों को लेकर के। इस वजह से एग्रीकल्चर के साथ साथ ये लोग सस्टेन कर गए, ठीक है। और यही चीज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर लैक होती हुई देखने को मिली कहीं ना कहीं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए गन्ना हो रहा है, शुगर हो रही है, बट उन शुगर मिल से पैसा नहीं आ पा रहा फार्मर्स के पास। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये भी हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर ही है कहीं ना कहीं मेन, जिसकी वजह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। जब 65% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही आएगी। बट आज की डेट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप 1960s से बात करें तो 1960s से क्या करा गया, मोर एंड मोर लैंड को जो है क्या करा गया, कल्टीवेशन के लिए यूज करा गया, खेती के लिए यूज करा गया। बट उस टाइम पर जो है प्रोडक्टिविटी को ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि उस टाइम पर गवर्नमेंट ने, सरकारों ने क्या करा, लैंड रिफॉर्म्स तो करे बहुत लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर, खेती के लिए जमीनें भी किसानों को प्रोवाइड कराई, बट साथ में प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना वो कहीं ना कहीं भूल गए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, अब आज की डेट की आप बात करें, आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारा जितना भी लैंड है वो कल्टीवेशन के अंडर है। ऑलमोस्ट एवरी एरिया इज अंडर द कल्टीवेशन, ठीक है। हर सब जगह खेती हो रही है कहीं ना कहीं। और आज की डेट में अब ध्यान किस चीज के ऊपर दिया जा रहा है कि भाई प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। अब सरकार जो जितनी भी स्कीम्स लेकर के आती है, चाहे आप सॉइल हेल्थ स्कीम की बात करें या आप यहाँ पर बाकी सब चीजों की बात करें, फार्मर्स को जो HYV सीड्स देने की बात करी जा रही है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है, या फार्मर्स को बेसिकली यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस देने की बात करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर और फार्मर्स की सब्सिस्टेंस के ऊपर, दोनों चीजों को देखते हुए ये बात करी जा रही है कि जहां फार्मर पहले अपने पीस ऑफ लैंड पर 10 क्विंटल गेहूं जो है उगाता था, वो अब क्या करे, 15 करे उस चीज को, और इसी के साथ फार्मर की तरक्की होगी। देखिए क्या है, लैंड तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, लैंड तो वही का वही रहेगा, लैंड तो बढ़ नहीं जाने का, ठीक है ना। बट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं फार्मर के खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है साथ में, और क्या हो रही हैं चीजें, पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर आ जाता है जहां पर कहीं ना कहीं डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी और हमें सप्लाई मेंटेन करने की नीड है, ठीक है। तो अब देखिए क्या लाइन लिखी है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्रोडक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो क्या दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम यहाँ पर अब बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाता है कि एग्रीकल्चर के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों का एक इंपॉर्टेंट खेल है, ठीक है। और जब जब यहाँ पर अगर आप बात करें कि सप्लाई कम होगी और डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सप्लाई तो कम हो रही है, डिमांड यहाँ पर बढ़ जा रही है, तो अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, इस चीज के लिए बहुत सिंपल फंडा है ये, ठीक है। मान लीजिए अब एक चीज बताइए आप, अब ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए दुकान खोल करके बैठे हैं और इनके पास 1 और 2 दो प्रोडक्ट है, और ये मिस्टर बी है, इनके पास 1, 2 और 3 प्रोडक्ट है। अब मिस्टर ए के पास आ गए खरीदने के लिए 4 लोग और मिस्टर बी के पास खरीदने के लिए आया है सिर्फ 1 लोग। तो यहां पर जो मिस्टर ए है ये क्या कर पाएंगे, ये यहां पर मिस्टर ए बार्गेन नहीं करेगा, इसके नखरे हाई हो जाएंगे। आपने एक रियल एग्जांपल अगर आप समझने की कोशिश करें अपनी लाइफ में, तो हम कभी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार के पास भीड़ होती है, ठीक है, या जो चीज हमें पसंद आ रही होती है वो दूसरे किसी ग्राहक को भी पसंद आ रही होती है, तो दुकानदार बार्गेन नहीं करता, ठीक है। यही चीज यहां पर भी हमें देखने को मिलती है। और जब यहां पर उसके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, कस्टमर कम होते हैं, तो क्या होता है, यहां पर बार्गेन वो कर लेता है, चीज आपको सस्ती में भी दे देता है। तो यही चीज होती है, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का खेल है ये, सीधा सीधा। जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो पैसे बढ़ जाएंगे, और जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी तो पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यही एक सीधा सा सिंपल सा फंडा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपको समझना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2009-2010 की आप बात करिए, उस टाइम पर क्या हुआ, सप्लाई हो गई कम,
डिमांड हो गई ज्यादा, तो कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला और 15% तक हमारा फूड इन्फ्लेशन ये बढ़ गया। अभी रिसेंटली लॉकडाउन का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने देखा कोविड 19 के बाद कितनी तेजी के साथ यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा, दिसंबर तक कितना ज्यादा इन्फ्लेशन रहा, अगर आप यहां पर समझे फूड इन्फ्लेशन कितना ज्यादा हो गया था अभी रिसेंटली। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज की वजह से हो रहा, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की यहां पर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्टर आ जाता है। क्यों? अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो आज की डेट में कॉर्पोरेट सेक्टर की नजर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। मोबाइल की डिमांड कम हो सकती है, गाड़ियों की डिमांड कम हो सकती है। आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे क्रैश कर गया। रिसेंटली हमने अभी क्या देखा, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई, कोलैप्स कर गई। जो भी हमारे कोर सेक्टर से सब के सब चौपट हो गए, सबके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को हमें मिला। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा था जिसने हमारी इज्जत बचा ली इंडिया की। लिटरली दिस इज द थिंग। तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी डिमांड कम नहीं होगी और इसके अंदर सप्लाई लगातार बनेगी, सप्लाई वॉलेटाइल रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई क्या चीज है, हम लोग लगातार जो है क्या कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप पॉपुलेशन को बिना गाड़ी के तो रह लेगी वो पॉपुलेशन। किसी के घर में गाड़ी नहीं है तो वो काम चला लेगा, बट वो रोटी के बिना काम नहीं चला सकता। तो ये एक मेन फैक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाता है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी सप्लाई काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी सारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं उसके पीछे, कहीं ना कहीं मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये भी कुछ रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पर समझने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, फूड शॉर्टेज ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। कल ये मैंने आपको बताया भी। तो यहाँ पर जब हमें समझ आई कि भाई हाँ फूड की जरूरत है, सिक्योरिटी होनी चाहिए कल को खाने को लेकर के, तो हमारी सरकार ने 1960s में क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में पानीर रहे वो इस चीज के, और उन्होंने यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया। ग्रीन रेवोल्यूशन में ध्यान क्या दिया गया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ध्यान दिया गया कि भाई व्हीट और अदर क्रॉप्स की, अदर सीरियल्स की क्या करी जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। इसके लिए इंप्रूव्ड सीड्स लाई गई, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हुई। और अगर आप बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमें काफी सारे साइंटिफिक अप्रोचेस देखने को मिले। फार्मर्स के लिए क्या करा गया, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें करी गई। और जो हमारी वीट थी उसकी प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई। तो ये फायदा हुआ। अगर मान लीजिए किसान हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया 100 हो रहा था उत्पाद, तो वो बढ़ करके कितना हो गया, 400 हो गया प्रोडक्शन। तो ये हमारे को ग्रीन रेवोल्यूशन से देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश खास करके, नॉट ईस्ट, इन सब जगहों को काफी ज्यादा फायदा इसके अंदर देखने को मिला। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। बट आप समझने की कोशिश करिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट ही था। और किस चीज को लेकर के एक्सपेरिमेंट था कि भाई हाँ, क्या हम क्रॉप्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, क्या हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल जी, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा सक्सेसफुल रहा और आज की डेट में हम सेल्फ सफिशिएंट देखने को हमें अपने आप को हम मिलते हैं। और इसी के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जब इंप्रूवमेंट्स हुए तो हमारी सरकार ने और सेक्टर्स की तरफ भी ध्यान देना शुरू करा। व्हाइट रेवोल्यूशन हमें मिल्क में देखने को मिला, येलो रेवोल्यूशन हमें ऑयल सीड्स के अंदर देखने को मिला, ब्लू रेवोल्यूशन हमें मैरीन प्रोडक्ट्स के लिए देखने को मिला, फिशरीज के लिए देखने को मिला, गोल्डन रेवोल्यूशन हनी को लेकर के मिला, जूट के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन देखा हमने, कॉटन के लिए सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन देखा, और कोकोआ के लिए जिससे कॉफी बनती है उसके लिए ब्राउन रेवोल्यूशन देखा। और अभी रिसेंटली न्यूज में कौन सा रेवोल्यूशन चल रहा है, सैफरन रेवोल्यूशन। किस बारे में बात करता है ये सैफरन रेवोल्यूशन? रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ये बात करता है। सोलर एनर्जी बढ़ा रही है जो सरकार आज की डेट में। तो यहां पर ये चीज है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हमने क्या देखे यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर कुछ हमने रेवोल्यूशंस देखे जो हमारी सरकारों ने करे। ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारा फायदा हमें हुआ। अब बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज रेवोल्यूशन। जितने भी रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया उन सब के बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे। मीनवाइल आपके कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट आए, यूपी % ऑफ द पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर इज मोर विद लेस लैंड एज कंपेयर टू पंजाब एंड हरियाणा एग्रीकल्चरल लैंड। बिल्कुल सही बात है, बट कहीं ना कहीं यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उस हिसाब से नहीं हुआ जितना हिसाब से पंजाब और हरियाणा के अंदर हुआ।
ये भी आपको समझने की नीड है। डिमांड मोर, सप्लाई लेस, अकर इन्फ्लेशन, दैट्स ट्रू। फिर उसका सप्लाई मोर, डिमांड लेस, डिफ्लेशन पोजीशन, यस, दैट्स व्हाई कंट्री, दैट्स व्हाई फॉर इकोनॉमी हेल्दी इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस दैट्स ट्रू। हेल्दी इन्फ्लेशन, एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स की। फटाफट से इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि आज की डेट में किसानों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आगे चलेंगे और बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशंस की, जिनके मैंने आपको नाम लिए, और देखेंगे इनके पायनियर कौन थे, किन लोगों ने इन रेवोल्यूशंस को बढ़ाया हमारे देश में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है लो प्रोडक्टिविटी लेवल। हमारे यहाँ पर क्या है, पर एरिया प्रोडक्टिविटी जो है इंडियन एग्रीकल्चर का, वो बहुत कम है अगर आप चाइना, ब्राजील और यूएसए से कंपेयर करें। तो ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब चाइना, ब्राजील, यूएसए की आप बात करें, देखिए एक ना मिथ है, यूएसए को अगर आप लेकर के समझने की कोशिश करें तो यूएसए में भी एग्रीकल्चर के कोई हाल अच्छे नहीं है ज्यादा। यूएसए के अंदर मैंने आपको बताया था कि कितनी ज्यादा सब्सिडी वहां की सरकार देती है उनके फार्मर्स को, ठीक है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करके देखें तो बहुत ही ज्यादा सब्सिडी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली फिगर्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन $7,000 के करीब की हमें सब्सिडी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जो कि इंडिया के कंपेयर में बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, सॉरी। तो यूएसए में भी एग्रीकल्चर सेक्टर की दिक्कतें हैं। और कहीं ना कहीं साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ यूएसए को अगर आप समझने की कोशिश करें, जो सदर्न स्टेट्स है, नीचे वाली जो उनकी यहाँ पर स्टेट्स है, टेक्सास, फ्लोरिडा और ये सब, यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की वजह से ही दिक्कतें हैं। और इसी वजह से हमें यहाँ पर 19th सेंचुरी में क्या देखने को मिला था, हमें यहाँ पर सिविल वॉर भी देखने को मिला था। सिविल वॉर सीधा सीधा अगर आप समझे तो खेती, एग्रीकल्चर और कैपिटलिज्म के बीच में था, खेती के बीच में था, खेती और इंडस्ट्रीज के बीच में था कहीं ना कहीं। और इसके अलावा यूएसए को अगर आप समझने की कोशिश करें तो यूएसए के अंदर भी किसान आज की डेट में उतना ही ज्यादा परेशान है जितना इंडिया के अंदर परेशान है। बट द थिंग इज, कहीं ना कहीं फायदा ये हो जाता है यूएसए में कि उनके पास बड़े लैंड है, ठीक है, और वो लोग मक्के की खेती ज्यादा करते हैं। अभी एक न्यूज थी पीछे, जब डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिले, 2018 की बात है आई गेस, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने शी जिनपिंग से क्या कहा कि तुम मेरे से मक्का खरीदने में हेल्प करो ताकि मैं अपने यहाँ के फार्मर्स को क्या कर सकूं, थोड़ा सा उनको यहाँ पर बेनिफिट दिला सकूं, उन्हें दिखा सकूं। मतलब वो अपने इस चीज को, अपनी डील को अपने ट्रेड में यूज करने का काम कर रहे थे, पर चाइना ने कहीं ना कहीं मना कर दिया। उसके बाद तो खैर ट्रंप इनके पीछे लग गए, वो आप सबको पता है। तो ये भी एक यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप समझे इंडिया की, तो इंडिया में देखिए क्या है, पर एरिया प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स छोटे हैं। तो लैंड होल्डिंग्स छोटे होने की वजह से उनके ऊपर ज्यादा हम कुछ काम कर नहीं सकते, डाइवर्सिफिकेशन हम कर नहीं सकते, टेक्नोलॉजी का हम यूज कर नहीं रहे, तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है। कमेंट देख लेते हैं। एंड डैमेज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल न्यूट्रिशन रिड्यूस्ड, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली फोकस्ड टू व्हीट एंड राइस ड्यू टू पंजाब एरिया नॉट रेडी फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, दैट्स ट्रू, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। अब बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन द रेनफॉल। देखिए हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से डिपेंडेंस ऑन द रेनफॉल काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बट अब क्या कर रही है सरकार, सरकार इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ा रही है, सोलर पंप्स के लिए यहाँ पर फार्मर्स को पैसे दिए जा रहे हैं बाकायदा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिजली को लेकर के इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज वगैरह दी जाती है। तो काफी सारी चीजें हो रही हैं फिलहाल आज की डेट में, गवर्नमेंट काम कर रही है इन सब चीजों को लेकर के। सोलर पंप्स के बारे में तो बाकायदा स्कीम भी सरकार लेकर के आई है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है प्रॉपर। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंडर डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब रेन के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी है। और तकरीबन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 45% जो हमारा प्रोडक्शन है, तो हमारे फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो फार्म होल्डिंग्स का साइज जो है एवरेज है, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं है, छोटे छोटे मार्जिनल स्मॉल हमें फार्मर्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से दिक्कतें होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्राइजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी कम है। लो ग्लोबल प्राइजेस भी जो है क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से दिक्कतें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब लैक ऑफ इजी क्रेडिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मनी लेंडर्स है, उनके ऊपर किसानों का डिपेंडेंस ज्यादा है। बैंक्स वगैरह लोन इन्हें दिक्कत मानते हुए देते हुए अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, तो उसके अंदर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक्स जो है ना आज की डेट में, वो भी कहीं ना कहीं जब फार्मर्स की बात आती है तो फार्मर्स से अब आप देखिए इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा सुसाइड होती है, क्यों होती है कि भाई फार्मर के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था। अब बैंक्स जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के खिलाफ, विजय माल्या देखिए बैठे हैं आराम से मौज ले रहे हैं, ठीक है, हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, बट देश से तो बाहर निकल गए ना, ललित मोदी, नीरव मोदी सब बाहर है।
मेहुल चौकसी सब बाहर है, ये लोग इस टाइम पर मौज ले रहे हैं ये, और हमारे देश का कितना ज्यादा पैसा लूट के ये बाहर भागे हैं। तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए अभी रिसेंटली एसबीआई ने आई गेस रिटर्न ऑफ करा है। तो कितना बड़ा अमाउंट है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। और फार्मर्स की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट में बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, तो ये भी एक समझने की आपको नीड है। और मैं एक चीज हमेशा आपको बोलता हूं कि देखिए क्या है हमारी सरकार, क्या गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है? क्या अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? बट आप खुद देखिए कि जो ये क्रॉनी कैपिटलिस्ट है विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये कितने छोटे छोटे लूप होल्स को पकड़ के कहां कैसे हमारी सरकार को नचा रहे हैं इस टाइम पर। अब मेहुल चौकसी की क्या बात है कि भाई मेरी तो तबीयत खराब है, मैं आ नहीं सकता इंडिया। अरे भाई तू हमारे यहाँ के करोड़ों रुपए लेके भाग गया, अब तेरी तबीयत खराब हो गई वहां जाकर के। तो अब ये देखिए चीजें, इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को इनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। पॉलिसीज अब देखिए गवर्नमेंट लेकर के आई है, कुछ चीजें बेहतर करी है सरकार ने कि हाँ भाई लोग ऐसे भागे ना, डिफॉल्टर्स के लिए बाकायदा कानून वगैरह बनाए गए हैं, तो चीजें हुई हैं। बट वही है ना, जब चोट लग जाती है तभी समझ आती है। इंडिया में हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर चीजों को लेकर के नहीं चलते, वी ऑलवेज एक्ट इन अ डिफेंसिव मैनर, ठीक है, डिफेंसिव मैनर में हम हमेशा काम करते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन्स की सबसे ज्यादा दिक्कत है फार्मर्स के पास, स्टोरेज हाउसेज नहीं है, प्रॉपर कोल्ड चेन्स नहीं है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है कहीं ना कहीं, और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा खराब है। ये तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूं, तो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी कमी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, सॉइल काफी ज्यादा डिग्रेड कर रही है। देखिए क्या है, अब फार्मर समझदार नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अनसाइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स जो है यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इरेशनल वे में यूज करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारी सॉइल भी डिग्रेड कर जाती है। तो ये भी दिक्कतें आती है। अब साथ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इरेक्टिक मॉनसून हमें देखने को मिलता है, और तकरीबन हमारा मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को वल्नरेबल कर देता है। अब आप देखिए इस बार हमारा प्रोडक्शन बेहतर हुआ, बट कहीं ना कहीं हमारा पिछले 2 साल से रेनफॉल, मॉनसून भी बेहतर हो रहा है, तो ये भी हमारे को प्रोडक्शन बेहतर देखने को मिला। क्रॉप इंश्योरेंस की भी दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं, हालांकि सरकार अब इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर के आई है, बट उसका भी ग्राउंड लेवल तक फायदा कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा लो है इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं फार्मर्स को कोई भी सेफ गार्ड नहीं है, ठीक है। फार्मर्स काफी ज्यादा सुसाइड करते हैं इस वजह से, सबसे क्रॉप फेलियर हो गई, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी इशू है, पॉवर्टी है, तो फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज करना, एक्सटेंसिव यूज जो हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, कहीं ना कहीं वो भी एक नुकसानदेह है। तो ये सब प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। हालांकि गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम करती है, कोशिश करती है, प्रयास करती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एट द एंड नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक उसका फायदा प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता। तो ये भी प्रॉब्लम्स हमें आज की डेट में देखने को मिलती है। अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस की जो कि हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली। तो प्राइमरी सेक्टर रेवोल्यूशंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यस दैट्स ट्रू। देखिए कहीं ना कहीं यूएसए अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर के रिफॉर्म करता है, बट रिफॉर्म्स के साथ साथ वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका, देखिए रिफॉर्म तो हो रही है, अगर रिफॉर्म हो रही है, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर है, तो क्यों उसे इतनी ज्यादा सब्सिडीज देने की जरूरत पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं यूएसए में रिफॉर्म के साथ साथ चीजें हो रही हैं, बेहतरीन काम हो रहा है, बट उसका एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहीं ना कहीं दिक्कत के अंदर है। तो आप ये समझिए इस चीज को। देखिए लैक ऑफ यूनिटी की बात भी आपकी कहीं ना कहीं ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। रिसेंटली हम देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं कि क्या चल रहा है देश में फिलहाल, फार्मर्स को लेकर के जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो सब हम देख ही रहे हैं, तो ये बात तो है ही। खैर बट ऐसा नहीं है कि यूएसए के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। आप अगर खेती की बात करें तो सदर्न स्टेट्स के अंदर, जो नीचे की स्टेट्स हैं यूएसए के अंदर, वो भी एग्रीकल्चर को लेकर के डिपेंडेंट है, तो वहां पर एग्रीकल्चर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो जो हम यूएसए की बात करते हैं, डेवलप्ड यूएसए की बात करते हैं, तो वो डेवलप्ड यूएसए जो, अब आप रियल इंडिया की बात करें तो आप बेंगलोर जाइए, मुंबई जाइए, और फिर उसके बाद किसी आप बिहार के किसी शहर में चले जाइए, तो आपको फर्क दिख जाएगा। इसी तरीके से आप न्यूयॉर्क में जाइए और नीचे फिर टेक्सास के किसी टाउन में चले जाइए, आपको फर्क दिख जाएगा। तो वही एक बात हो जाती है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर रेवोल्यूशंस की जो कि हमारे को देखने को मिली। अब देखिए क्या हुआ, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए रेवोल्यूशन हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1965 में हमें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह देखने को मिला। इस रेवोल्यूशन की हम बात करें तो सीड, वाटर, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। यानी कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी जाए कि क्या करा गया ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो बेहतर सीड्स का, HYV सीड्स का इस्तेमाल करा गया, वाटर फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गई, फर्टिलाइजर्स का यूज करा गया, पेस्टिसाइड्स का यूज करा गया और टेक्नोलॉजी का यूज करा गया। तो ये हुआ।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1967 से लेकर के 78 के टाइम पीरियड में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत तेजी के साथ करा गया। व्हीट और राइस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया और पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा प्रोग्रेस इसकी हमें देखने को मिली। सॉरी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें व्हाइट रेवोल्यूशन की, तो यहां पर व्हाइट रेवोल्यूशन में हमें ऑपरेशन फ्लड देखने को मिला, ठीक है, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करा गया। 1970 में यहाँ पर काम हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसकी बेसिकली यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट करी थी। तो ये सब भी चीजें हुई। साथ में मिस्टर वी कुरीन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनको हम अपना फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हुई, कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके करा गया। और आप यकीन मानिए कि इंडिया 1970 का अगर आप एग्जांपल लें तो 1965 में हमने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत करी आसपास उसके, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में 70 से लेकर के 79 देन 81 टू 85 देन 85 टू 96 3 फेजेस के अंदर हमारा ये ऑपरेशन फ्लड चला। बट यहाँ पर अगर हम बात करें 1970s की, तो इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ऑन द वर्ल्ड मैप कहीं ना कहीं। तो ये भी आप समझिए। अब देखिए अब भी क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से चीजें सीख रहे हैं। ये कंट्रीज ऐसी हैं जो डेयरी प्रोडक्शन के अंदर काफी ज्यादा बेहतर है, तो हम यहाँ से भी चीजें सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी हो रहा है चीजें। इसके अलावा और भी कुछ रेवोल्यूशन हमें देखने को मिले। येलो रेवोल्यूशन हमें ऑयल सीड्स के लिए देखने को मिला। ऑयल सीड्स की रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो ये सबसे पहले हमें फिलीपींस में देखने को मिला था। 1983-86 के अंदर फिलीपींस के लोगों ने वहां पर क्या करा, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करे, तो वहां पर येलो सीड रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। और उसके बाद इंडिया में हमने 87 के आसपास हमारे यहाँ पर भी शुरू हुआ ये ऑयल सीड्स को लेकर के। तो आज की डेट में आप देखिए कितना ज्यादा सरसों का तेल और बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलती हैं। तिल का तेल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो फिशरीज को लेकर के हमने काम करा। और अब आप देखिए फिशरीज को लेकर के सरकार अब भी कितना ज्यादा काम कर रही है कि भाई फिशरी सेक्टर को डेवलप करा जाए। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी काफी सारे काम यहाँ पर करे हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकायदा स्कीम लेकर के आई हैं वो कि भाई और ज्यादा इसको बेहतर करा जाए। मत्स्य योजना जो सरकार लेकर के आई है, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है फिशरी सेक्टर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेदर और कोकोआ प्रोडक्शन के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन भी हमें देखने को मिला। ब्राउन रेवोल्यूशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या करा गया, जो ट्राइबल एरियाज है, देखिए ये पीपल, जो ये ट्राइबल लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कहीं ना कहीं, सोसाइटी को लेकर के भी और इकोनॉमी को लेकर के भी, ठीक है। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम वाले रीजन में, आसपास वाले एरिया में क्या करा गया, ट्राइबल लोगों को सिखाया गया कि भाई आप लोग कोकोआ जिससे कॉफी वगैरह बनती है आप कैसे बनाएं, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करें। उनको एनकरेज करा गया कि भाई आप जो है कॉफी वगैरह बनाएं ताकि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बन सकें और एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में चीजों को, अपनी इकोनॉमिक को डेवलप कर सकें और आप थोड़ा सा सस्टेन हो सके। तो कहीं ना कहीं इंडिया के आगे ना डाइवर्सिफाइड इश्यूज है, एक इशू नहीं है इंडिया के आगे बहुत। अगर जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज के लोग हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज भी उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। रीजनल है, लैंग्वेज है, सोशल है, बहुत सारे इश्यूज कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट है। फिर इसके अलावा ब्लैक रेवोल्यूशन हमें पेट्रोलियम प्रोडक्शन के ऊपर देखने को मिला। ग्रे रेवोल्यूशन हमें फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के लिए देखने को मिला। गोल्डन रेवोल्यूशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 91 से लेकर के 2003, ये तकरीबन यहाँ पर 12-13 साल हमारे यहाँ पर गोल्डन रेवोल्यूशन चला। और उस टाइम पर हनी को लेकर के और हॉर्टिकल्चर को लेकर के हमने काफी ज्यादा काम करा। फिर जूट प्रोडक्शन को लेकर के अगर आप बात करें तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन चलाया गया। अनियन प्रोडक्शन, प्रॉन प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन को लेकर के यहाँ पर, और फार्मास्यूटिकल को लेकर के पिंक रेवोल्यूशन चलाया गया। रेड रेवोल्यूशन चलाया गया मीट प्रोडक्शन को देखते हुए। राउंड रेवोल्यूशन चलाया गया पोटैटो प्रोडक्शन को देखते हुए। हर एक चीज के लिए यहाँ पर रेवोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सिल्वर रेवोल्यूशन की यहाँ पर बात करें तो पोल्ट्री के लिए और एग्स के लिए करा गया, ताकि लोगों को जो है क्या मिल सके, न्यूट्रिशन दिया जा सके। तो देखिए वो एक ऐड आता था अमिताभ बच्चन का टीवी पर, अगर आप लोगों ने देखा होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो वो कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड था, ठीक है। इसके अलावा फिर सिल्वर फाइबर, कॉटन को लेकर के यहाँ पर देखने को हमें रेवोल्यूशन मिला। स्पाइसेस को लेकर के आलमंड रेवोल्यूशन देखने को मिला। और एग्रीकल्चर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कि भाई यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करी जाए और बाकी सब प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाया जाए, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। रिवर्स को कनेक्ट करने के लिए अम्ब्रोसिया रेवोल्यूशन देखने को मिला। और फिलहाल रिसेंटली सरकार क्या कर रही है, सैफरन रेवोल्यूशन कर रही है, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। सोलर एनर्जी को देखिए कितनी तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ाने का काम इंडिया में करा जा रहा है। तो ये बहुत सारे रेवोल्यूशंस हमें इंडिया के अंदर देखने को मिले। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है हमारा पिंक रेवोल्यूशन।
पिंक रेवोल्यूशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, इसके जो पहला फेज था उसमें अनियन को लेकर के, प्रॉन्स को लेकर के और फार्मा इंडस्ट्री को लेकर के ध्यान दिया गया। और जब सेकंड जनरेशन इसका आया पिंक रेवोल्यूशन का 2008-9 के आसपास, तब बेसिकली क्या करा गया, मीट और पोल्ट्री के लिए यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन करा गया। और अगर आप 2012 की बात करें तो इंडिया वॉज ऑन द फर्स्ट पोजीशन जिसमें हम यहाँ पर बीफ, बफेलो मीट जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर था। उस साल की अगर हम बात करें 2012 की, तो हमने तकरीबन 1.5 मिलियन मैट्रिक टन जो है बफेलो मीट जो है क्या करा, यहाँ पर एक्सपोर्ट करा। और आज की डेट की भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया टॉप 3 जो यहाँ पर मीट एक्सपोर्टर्स है उसमें आता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे फायदे हुए, बहुत सारी चीजें करी गई कि हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट यहाँ पर करा जा सके, तो ये सब काम करे गए। और अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए बकायदा यूनाइटेड नेशंस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट छापी जिसमें उसने लिखा इंडिया मीट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर बोला गया कि सरकार क्या करे, अपने यहाँ पर मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए, टेक्नोलॉजीज डेवलप करे कि भाई जो बफेलो काव्स है, मेल है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। देखिए क्या है, जो बफेलो फीमेल्स होती हैं वो तो क्या हो जाती हैं, यूज कर लिया जाता है उन्हें डेयरी प्रोडक्शन के लिए, बट बफेलो काव्स जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उनको एज उसके लिए फिर आगे चल करके मीट के पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है, मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो बफेलो जो है उसको कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की बात करी गई कि भाई फार्मर्स को इकट्ठा करा जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करी जाए, और ऐसा बोला गया कि डिसीज फ्री जोन तैयार करे जाए जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को रियर कर सके। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर हुई। और आज की डेट की भी अगर हम बात करें तो टॉप 3 वर्ल्ड में अगर आप जाकर के नेट पर चेक करें तो जो यहाँ पर मीट एक्सपोर्टर्स है उसमें इंडिया यहाँ पर आ जाता है। तो हमारे को कहीं ना कहीं मीट से, एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा फायदा होता है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पैसा इंडिया के अंदर आता है। और वो मीट क्या होता है, देखिए प्रोसेस्ड होता है, बकायदा प्रोसेस्ड करके वो विदेशों में जाता है, विदेशों में भी फिर आगे पैक्ड बिकता है। तो यही सब चीजें कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर के अंदर भी करने चाहिए। फूड प्रोसेसिंग की हमें कहीं ना कहीं जरूरत है इस टाइम पर। अब ये लिस्ट है जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशंस की बात है। फील्ड, कौन सी फील्ड में रेवोल्यूशन हुआ था, कौन उसके फादर है, पायनीर कौन रहे उस रेवोल्यूशन के, और किस टाइम पीरियड में हुआ, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। मीनवाइल आपके कमेंट्स लेंगे और आज का सेशन यहाँ पर ही खत्म करेंगे। कल का जो सेशन रहेगा, इन आवर टुमारो सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स जो भी यहाँ पर सरकार ने लिए, एपीएमसी से लेकर के एमएसपी और एमएसपी से लेकर के क्रॉप इंश्योरेंस, सबको यहाँ पर हम कल समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर पॉलिसीज को भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। कमेंट देख लेते हैं। इफ वी हैव टू बूस्ट एग्रीकल्चर वी हैव टू फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट रेदर देन कंटिन्यू ट्रेडिशनल प्रोसेस। Currently, India's agriculture sector is more tradition than profession. That's true. That's बिल्कुल सच बात है ये तो। Current scenario is 2021 and still we talk about 1960s revolution agriculture. Yes, कहीं ना कहीं यही तो हमें सीखने की नीड है ना। देखिए बट आप देखिए काफी सारी चीजें हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर एक सेक्टर को साथ लेकर के चलना पड़ता है, तो यहाँ पर काम हुआ। अब थोड़ा सा लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर की फील्ड में 1960-67 के टाइम पीरियड में हुआ, और एमएस स्वामीनाथन जो है इस रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। फिर हमें व्हाइट रेवोल्यूशन या कहीं ऑपरेशन फ्लड देखने को मिला मिल्क और डेयरी सेक्टर को लेकर के। डॉक्टर वी कुरीन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 1970 से लेकर के 1996, 3 फेजेस के अंदर ये हुआ। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के अंदर ये हमें देखने को मिला। आफ्टर दैट हमें ब्लू रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, इसमें फिशरीज को लेकर के, मरीन चीजों को लेकर के हम यहाँ पर करा गया। अरुण कृष्णानंद और हरिलाल चौधरी जी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फादर ऑफ द रेवोल्यूशन। 1973 से लेकर के 2002 में ये करा गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या हो जाता है मैच द फॉलोइंग में भी चीजें आ जाती है, तो प्लीज ये ध्यान से देखिएगा, आपको 2 नंबर बहुत इजीली मिल जाएंगे। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर को लेकर के किया गया। निरपाक टूटस जी इसके जो है फादर माने जाते हैं, 1991 से लेकर के 2003 में करा गया। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो एग्स के लिए करा गया। इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं इसका फादर ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। 21st सेंचुरी में हमें चीजें देखने को मिली। इसके अलावा येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो ऑयल सीड्स के लिए करा गया। सैम पित्रोडा जी को इसका फादर कहा जाता है, 1986-1990 में देखने को मिला। पिंक रेवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो फार्मास्यूटिकल से लेकर के अनियन प्रोडक्शन, प्रॉन्स प्रोडक्शन को लिए करा गया। दुर्गेश पटेल जो है इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, 1970s में ये हुआ। फिर हमें ब्राउन रेवोल्यूशन देखने को मिला, लेदर के लिए, कोको के लिए।
तो ये कहीं ना कहीं हीरालाल चौधरी इसके हमें देखने को मिलते हैं फादर। रेड रेवोल्यूशन की बात करें तो मीट और टमाटो को लेकर के करा गया, विशाल तिवारी इसके फादर देखने को मिलते हैं, फादर ऑफ रेवोल्यूशन। 1980s में हमें ये सब चीजें देखने को मिली। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो जूट के लिए करा गया, 1990s में हुआ। इसका कौन इसके साथ रिलेटेड है उनका नाम हमारे सामने नहीं है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए काम करा गया। और 2017 से लेकर के 2022 फिलहाल जो ये चीजें हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और MS स्वामीनाथन इसमें कही जाते हैं, जिसमें काफी सारी चीजें हुई। सॉइल हेल्थ स्कीम आई, इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी चीजें सरकार लेकर के आई। फिर ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड, इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से रिलेटेड, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड, इसके अलावा प्रोटीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन है, किस किस फील्ड में करे गए वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। और साथ में जो उनके फादर बोले जाते हैं, यानी जिन लोगों ने इनको करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, उनके नाम है, और साथ में कौन सा टाइम पीरियड में हुआ, वो सब हमने यहाँ पर देखा। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हमने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को समझने की कोशिश करी। पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर हमने देखा, क्या उसके इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करे। साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस भी हमने यहाँ पर देखे आज। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में पिंक रेवोल्यूशन के बारे में बात करी, ग्रीन रेवोल्यूशन को समझा, और कौन कौन इन रेवोल्यूशंस के पायनियर हैं उनके बारे में देखा। कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम MSP से लेकर के APMC और APMC से लेकर के बाकी सब जो पॉलिसीज, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो को लाइक जरूर करें, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक